तो आज हम ऐसे साइकोपाथ की बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ अपने लुक से ही दूसरों की हालत खराब कर दे देता था। अपने एक नामुमकिन सपने को पूरा करने के लिए इसने अपने दोस्त, अपने घर बार, अपना विलेज, यहाँ तक कि अपनी इंसानियत तक को छोड़ दिया। और आखिर में जो कोई नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। लेकिन इसे पाने के चक्कर में इसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब ये एक दानव बन गया। साथे 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 मुझे ना ऐसे कैरेक्टर्स काफी पसंद हैं जो कि इतने यूनिक और क्रीपी हो। दैट्स व्हाई ओरोचिमारू इज माय फेवरेट। सल्यूट टू मसाशी किशिमोटो जिन्होंने ऐसा क्रीपी और स्कैरी साइकोपाथ बनाया। ऑल्दो इसका कैरेक्टर इंस्पायर्ड है 1839 में पब्लिश हुई एक बुक द टेल ऑफ द गैलेंट जिराया, जिसका हीरो था जिराया और उसकी प्रिंसेस होती है सुनाडे, जिसे इस कहानी का विलेन ओरोची पकड़ कर ले जाता है। और ओरोची के पास पावर भी थी स्नेक में चेंज होने की, लाइक आवर ओरोचिमारू हैज। स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 4 ओरोचिमारू। अब जो चीज ओरोचिमारू को इतना खतरनाक बनाती है वो है इसका ऑरा। सांप की तरह जीभ निकालना, जमीन पर रेंगना, तलवार निकालने का थोड़ा कैजुअल तरीका, और जब वो सांप की तरह अपनी बॉडी की खाल निकालता है, फक, इवन ककाशी जैसे बंदे की भी इसके सामने हालत खराब हो जाती है। इसने साबित कर दिया था कि खतरनाक बनने के लिए तुम्हें ताकतवर होने की जरूरत नहीं, पर्सनैलिटी चाहिए फाड़ने वाली। पास्ट ऑफ ओरोचिमारू। ओरोचिमारू एक बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट शिनोबी था और सुनाडे और जिराया के साथ इसकी टीम बन रखी थी। और इनके सेंसे खुद द थर्ड होकागे हिरोजिन सरुतोबी थे। और यहाँ तक कि सरुतोबी ने ये खुद कहा था ओरोचिमारू इज अ प्रोडिजी सीन ओनली वंस इन अ जनरेशन। उसकी स्किल देखने के बाद हिरोजिन ये भी कहता है कि इसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे भी सरपास करने में। उसे काफी भरोसा था कि ओरोचिमारू कोनोहा का फ्यूचर बन सकता है। लेकिन मादरा कहता है ना, नथिंग एवर गोज एज। तुम्हें पता ही है कि बचपन में कुछ हादसे तुम्हें ऐसे अफेक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और ऐसा ही ओरोचिमारू के साथ हुआ। ये जब काफी कम उम्र का था तभी इसके माता पिता की डेथ हो गई थी, जो कि कोनोहा के लिए फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर में लड़े थे। अपने माँ बाप को खोना ओरोचिमारू की जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज लाया। उस वक्त से उसने मौत को समझना स्टार्ट किया। तभी उसे अपने पेरेंट्स के ग्रेव के साइड में एक स्नेक की स्किन पड़ी दिखती है, जिसे वो उठाकर हिरोजिन से क्वेश्चन करता है। हिरोजिन का जवाब सुनने के बाद ओरोचिमारू का इंटरेस्ट सांपों में बढ़ने लगा था। द सेकेंड ग्रेट निंजा वॉर। इस सेकेंड ग्रेट निंजा वॉर में ऐसी कुछ घटना हुई जिसने ओरोचिमारू को पूरा बदल दिया। उसने उधर सुनाडे के भाई और मंगेतर को मरते हुए देखा, जिसे देखकर वो समझ गया कि लाइफ कितनी छोटी और नाजुक चीज है जो कि एक पल में ही खत्म हो सकती है। और अब ओरोचिमारू का मकसद साफ था, उसे मौत को भी धोखा देना था, यानी कि इमॉर्टिलिटी। और यही इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी था। उसके बाद ये दुनिया की सारी किताबें पढ़ता है। वो सब जानने के बाद अब इसे वो भी जानना था जिसे कोई भी नहीं जानता था। इसलिए ये किंजुत्सु टेक्निक्स के बारे में स्टडी करने लगा। किंजुत्सु टेक्निक यानी कि फॉरबिडन टेक्निक्स, जिनकी स्टडी करना और परफॉर्म करना सख्त मना था। लेकिन अपने गोल के सामने उसे कुछ गलत और सही नहीं दिख रहा था। वॉर के टाइम पर जब वो सुनाडे और जिराया मिलके अमागाकुरे के हांजो द सैलमेंडर से लड़ते हैं, उस जंग में उनकी पूरी टीम खत्म हो जाती है, लेकिन वो तीनों अभी भी जिंदा थे। उनसे इम्प्रेस होकर हांजो उन्हें द लेजेंडरी सैनिन का टाइटल देता है। वापस जाते हुए उन्हें 3 बच्चे भी मिलते हैं, याहिको, कोनन और नागाटो। उन्हें देखकर तुरंत ओरोचिमारू कहता है कि क्या मैं इन बच्चों को मार दूं। असल में वो ये इसलिए कहता है क्योंकि उसकी थिंकिंग थी कि ये बेचारे अनाथ बच्चे कहाँ इस जिंदगी में घुट घुट के जिएंगे, इससे बढ़िया मौत के बाद ये फ्री तो हो जाएंगे। उसे असल में चिंता हो रही है उनकी, इसलिए वो उन्हें मार रहा है। ओरोचिमारू विल डिफरेंट। द एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर ओरोचिमारू ने जो उसमें परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसके बाद उसका नाम मिनाटो नामिकाजे और फुकागु उचिया के साथ नेक्स्ट फोर्थ होकागे के लिए दिया गया था। लेकिन जब मिनाटो फोर्थ होकागे बन जाता है तो अब उसे कोनोहा से कुछ मतलब नहीं था, और अब वो अपना फोकस अपने सपने की तरफ लगाता है। और उसे अचीव करने के लिए अब सिर्फ पढ़कर काम नहीं चल रहा था, उसे अब फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स भी देखने थे। इसलिए वो अब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले वो अनबू ब्लैक ओप्स को ज्वाइन करता है और डांजो की मदद से वो उन्हीं के विलेज के इंसानों को पकड़कर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यहाँ तक कि डांजो ने उसे एक सीक्रेट लैब भी बनाकर दे रखी थी और ओरोचिमारू
बच्चों को मैनिपुलेट करने में तो वैसे ही माहिर था। वो अपनी सबसे पहली स्टूडेंट आंखों को अपने झांसे में फंसाकर उसमें अपने कर्स्ड मार्क का एक्सपेरिमेंट करता है और वो पहली शख्स थी जो उसके कर्स्ड मार्क से सरवाइव कर लेती है। हालांकि बाद में वो उसकी आत्मा मिटाकर उसे जाने देता था क्योंकि उसका मन नहीं था उसे मारने का। पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था ना, कभी भी यूज में आ सकता था। उसी दौरान डांजो की मदद से उसके हाथ हाशिरामा सेल्स भी लग जाते हैं जिससे वो 60 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और उनमें से एक बच्चा हाशिरामा की तरह वुडजुत्सु यूज कर सकता था। और तुम्हें पता ही है कि वो बच्चा यामाटो था। बाद में वो हाशिरामा सेल्स की मदद से डांजो के हाथ में कई सारी शारिंगान्स इम्प्लांट कर देता है। उसी टाइम के दौरान वो सेकंड होकागे का इनकार्नेशन जुत्सु भी सीखता है और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से वो इमोर्टिलिटी टेक्निक भी सीख पाता है जिसमें वो अपनी सोल को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। बाय दिस टेक्निक ही इज हाफ इमोर्टल। फिर वो कई दूसरे विलेजेस में घूमकर काफी बच्चों को मैनिपुलेट करता है जैसे काबूटो, किमिमारू, जोगो। इन सब पर एक्सपेरिमेंट करके इन्हें नई पावर्स देता है और इनकी पावर से खुद भी सीखता है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है इताची उचिया पर और तब उसे पता चलता है उचियास की पावर के बारे में और इसी दिन के बाद से वो इताची की बॉडी से ऑब्सेस्ड हो गया था। जॉइनिंग अकात्सुकी। जैसे जैसे ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही उन्हें छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर एक दिन उसके एक्सपेरिमेंट्स की खबर हिरुजिन को मिल जाती है जिसके बाद ओरोचिमारू कोनोहा को छोड़ देता है। जिराया भी उसे रोकने में असफल रहता है और उसके बाद से वो एक रोग निंजा बन जाता है। उसके बाद वो ज्वाइन करता है अकात्सुकी को, लेकिन उसने अकात्सुकी भी अपने फायदे के लिए ज्वाइन की थी। उसे घंटा उनके मिशन से कोई मतलब नहीं था। वहाँ उसे ससूरी के साथ पार्टनर बनाया जाता है। उसी के कुछ टाइम बाद इताची भी अकात्सुकी ज्वाइन करता है और अपना ओरोचिमारू जो पहले से उसकी बॉडी के लिए पागल था, एक दिन मौका देखकर वो उसे पकड़ लेता है। उनको पहचानती हो? गूंगी हो? एक बार देख भी लो, आप कहाँ रही हो? कोई अभी तक छुआ नहीं खा। लेकिन वो कोई उचिया नहीं था, इताची उचिया था। वो एक सेकंड में उसे उसकी औकात दिखा देता है और ओरोचिमारू को पता चल जाता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इसकी बॉडी तो नहीं ले पाऊंगा, ये मेरी रीच के बाहर है। अब उस पे कोई रीजन नहीं था वहां रुकने का, इसलिए फिर वो अकात्सुकी छोड़ देता है। अकात्सुकी वाले फिर उसे मारने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो ओरोचिमारू है, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो उसका ये बहुत तेज चलता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर तुमने इस सीरीज के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। अटैकिंग कोनोहा। अब इताची को ना पाने के बाद ओरोचिमारू उसके रिप्लेसमेंट को ढूंढता है जो कि होता है सास्के, क्योंकि अभी देखा जाए तो वही एक उचिया बचा है। और जब कोनोहा में चुनिन एग्जाम हो रहे होते हैं तब काफी सालों के बाद ओरोचिमारू वापस कोनोहा आता है और फिर लैंड ऑफ ग्रास की टीम को मारकर उनका भेस लेकर चुनिन एग्जाम के सेकंड स्टेज में एंट्री ले लेता है और सास्के को एक हिक्की दे जाता है, कर्सील। अब वो इसकी बॉडी के पीछे इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये उचिया है, इसकी बॉडी दूसरों के अलावा ज्यादा स्ट्रांग होगी और शारिंगन मास्टर करने के बाद तो ये और पावरफुल हो सकता है। और जब इसकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो इसे बार बार बॉडी चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाद में वो आंखों से भी जाकर मिलता है। उसका प्लान पूरा काम कर रहा था। उसे पता था कि सास्के को अपना बदला लेने के लिए और पावर चाहिए और अब वो अपने कर्स्मा की पावर का लालच देकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा था। लेकिन उसका असली मिशन था कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए उसे सबसे पहले होकागे को खत्म करना होगा। इसलिए उसके बाद वो फोर्थ काज़ेकागे को बुरी तरह मार देता है और उसका भेस लेकर हिरुजिन के पास पहुंच जाता है और मौका मिलते ही अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देता है और अपने सेंसे से दो हाथ करता है, जहां वो फर्स्ट एंड सेकंड होकागे के इनकार्नेट बॉडी को समन करके हिरुजिन को चौंका देता है और जैसे तैसे हिरुजिन को मार देता है। लेकिन इसकी उसे कीमत भी चुकानी पड़ती है। मरने से पहले हिरुजिन उसके हाथ सील कर जाता है, जिसके बाद उसे वहां से बचकर निकलना पड़ता है और कोनोहा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका ये मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद वो सुनाडे से जाकर मिलता है क्योंकि अब वही थी जो उसके हाथ दोबारा ठीक कर सकती थी। लेकिन फिर नारुतो और जिराए की एंट्री हो जाती है और ओरोचिमारू फिर से फेल हो जाता है। अब उस पे और कोई चारा नहीं बचता और इसीलिए फिर वो इमोर्टिलिटी टेक्निक यूज करके अपनी बॉडी चेंज कर लेता है। डिस्ट्रक्शन। अब उसका प्लान पूरा वैसे ही चल रहा था जैसा वो चाहता था। सास्के ने उसकी पावर को चख लिया था और उसे
अब वो और चाहिए था, इसलिए फिर वो उसके पास पहुंच जाता है। फिर 2-2.5 साल ओरोचिमारू उसे ट्रेन करके एक घातक हथियार बनाता है। उस वक्त वो ये भी कहता है कि जितनी एज का ये है उतनी एज में मैं इसके आसपास भी नहीं था। वो अब सोच रहा था कि अब वो सास्के की बॉडी को अचीव कर लेगा, लेकिन उसने उसे कुछ ज्यादा ही घातक बना दिया था। जब ओरोचिमारू बीमार था तब सास्के इसका फायदा उठाकर उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। उसके डेड पार्ट्स का यूज करके उसका खून काबूटो अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेता है। और तुम्हें पता ही है कि बाद में ये इसके खून से ही सेज मोड भी एक्टिवेट कर लेता है। और अब ओरोचिमारू इज फिनिश्ड। लेकिन ऐसा हमें लग रहा होता है क्योंकि इताची वर्सेस सास्के की फाइट में जब सास्के बेहोश हो जाता है तो वो उसकी कर्स मार्क से निकलकर मौका देखकर फिर से इताची पर अटैक करता है। लेकिन वो इससे अनजान था कि जिस सोर्ड ऑफ तोत्सुका को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वो असल में इताची की सुजान पर होगा और इस स्वॉर्ड से तुम कोई सा भी जुत्सु सील कर सकते हो। और बस इसी की मदद से ओरोचिमारू सील हो जाता है और एक व्हाइट स्नेक में बदल जाता है जिसे वो अमातेरासु से जलाकर मार देता है। नाउ ओरोचिमारू इज गॉन बट रीबर्थ। हम सबको फिर से लग रहा था कि अब तो ओरोचिमारू खत्म, लेकिन साला फिर वापस आ जाता है। That's why he is one of the greatest villains। 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर आंखों की कर्स सील से सास्के ओरोचिमारू को फिर जिंदा करता है, लेकिन अब ओरोचिमारू उस पर हमला नहीं करता बल्कि उसके साथ कोऑपरेट कर उसकी मदद करता है। सब कहते हैं क्योंकि ओरोचिमारू को अब गिल्ट फील हो रहा था जो भी कत्ल और काम उसने किए थे उनका, इसीलिए उसने सास्के की मदद की। मे बी हो सकता है, लेकिन ये लाइन ओरोचिमारू पर सूट नहीं बैठती। मुझे लगता है कि उसने इसलिए सास्के के साथ कोऑपरेट किया क्योंकि उसे पता था कि सास्के कितना ताकतवर हो चुका है और वो उसे घंटा नहीं हरा पाएगा। और दूसरा ओबितो और मादरा का प्लान था इन्फिनाइट सुकियोमी करने का, जो कि ओरोचिमारू नहीं चाहता था क्योंकि भाई वो इमोर्टल है, वो सपने में रहकर क्या करेगा। तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने इनके साथ मिलकर उन्हें रोकने की सोची। फिर वो कोनोहा जाते हैं जहाँ सास्के के कहने पर ओरोचिमारू चारों होकागे को इनकार्नेट करता है। क्योंकि वो ओरोचिमारू है इसलिए वो डेथ रीपर सील यूज करने के बाद भी जिंदा बच जाता है। नो वन कैन डू दिस। उसके बाद सास्के उनसे क्वेश्चन पूछता है जो भी उसे पूछने थे। उसके बाद ओरोचिमारू वॉर में भी उनकी काफी मदद करता है और वॉर खत्म होने के बाद उसे फ्रीली घूमने की आजादी मिल जाती है। बस वो हमेशा निगरानी में रहता था। तो देखा जाए तो लास्ट में भी सब उसी के फेवर में रहा। वो जिंदा भी है, फ्री भी है, यहाँ तक कि उसके एक्सपेरिमेंट भी जारी रखे हुए हैं और उसी एक्सपेरिमेंट से उसने एक बच्चा भी कर लिया है। अब अगर तुम और विलेंस देखो नारुतो में, पेन, ओबितो, मादरा, ये सब ताकतवर थे ओरोचिमारू से, लेकिन क्या फायदा, असली लाइफ तो ये जी रहा है। वो सब तो निपट गए और उनका सपना भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ सबसे स्मार्ट कैरेक्टर तो यही था पूरी सीरीज में, ऑल्दो चाहे साइकोपैथ ही क्यों ना हो। इज ओरोचिमारू अ साइकोपैथ? देखो मेरे हिसाब से बिल्कुल। और हाँ, पेडियोफाइल भी था, जैसे इसकी अपीयरेंस थी, जैसे इसकी पर्सनैलिटी थी, दूसरों की जानों को सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करना। तो आई एम श्योर ही इज साइकोपैथ। यहाँ तक कि तुमने नोटिस किया है कि जो ये इमोर्टलिटी टेक्निक यूज करता था ना, अपनी सोल को दूसरी बॉडी में डालना, उसमें बहुत दर्द होता है, इतना कि तुम मरना पसंद करोगे। लेकिन ओरोचिमारू कोई ऑर्डिनरी बंदा थोड़ी ना था। प्राण निकालने वाले दर्द को वो बार बार सह सकता था सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए। क्या लाइन है वे? नॉलेज का भूखा था, उसे सब कुछ जानना था और इसके लिए तो इमोर्टलिटी चाहिए ही ना। और एक और बात तुमने नोटिस नहीं करी होगी, दैट किबुत्सुची मुजान इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ओरोचिमारू, क्योंकि उसी की तरह वो लड़के से लड़की बन जाता था। उसका गोल भी इमोर्टलिटी था। हालांकि एक हद तक ये दोनों थे इमोर्टल, काफी चीजें कॉमन है। मेरे हिसाब से ओरोचिमारू स्टिल सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर है। इसके पास इतना पोटेंशियल था कि ये मादरा के इक्वल जा सकता था। बस इसी बात का मुझे थोड़ा दुख है। और यही थी पूरी कहानी एक इमोर्टल साइकोपैथ ओरोचिमारू की। कमेंट करना अगला किस कैरेक्टर को पकड़ूं। और हाँ, 20th सेंचुरी बॉयज के फ्रेंड के ऊपर चल रहा है अभी काम। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया था। अगर तुमने मेरे सोशल मीडियाज फॉलो नहीं किए तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैं वीडियोस की अपडेट्स देता रहता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो पता ही कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।